तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। शुरुआत में रील बना लेना एक, ठीक है। हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार राय ध्रुव क्लासेस की तरफ से अपने सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं अपने बच्चों को जो भी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए उन क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज लेके चला था। पहले हमने ऑर्गेनिक कवर किया, आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको एग्जैक्ट बोर्ड में कैसे आंसर लिखना है इस पे हमारा डिस्कशन होगा। तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि एक बार कमिटमेंट करके उसको पूरा करना और पूरा फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना। आपका काम पढ़ने का है और हमारा काम पढ़ाने का है। एक बात लाइफ में याद रखना, जब आप अपने काम को पूरे फुल फोकस के साथ करते हो, पूरे मन के साथ करते हो, तो आपको कहीं भी किसी तरीके का रिग्रेट फील नहीं होता है और आप प्राउडली, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको इस तरफ लेके जाती है कि आपको लगता है आप जब बहुत मेहनत करते हो पढ़ाई में तो आपका बॉडी लैंग्वेज खुद चेंज हो जाता है। आप अपने आप को देखते हो, आपको प्राउड फील होता है कि यार मैं एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपके छोटे छोटी बातें जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेके आप अपने अंदर जुनून के साथ पढ़ाई करोगे, यही आपको अच्छे नंबर की तरफ ले जाएगा। और आपके माँ बाप भी जब आपको पढ़ते हुए देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। कभी पूछ के ज़रा देख लेना आप, वैसे आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करें। बोलिए हाँ या ना। चलो, बच्चों का आंसर आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, सारे लड़के लड़कियां ना बिल्कुल ढंग से देख लें। हमने बोला था कि हमारा जो डिस्कशन का मेन पॉइंट होगा वो डी एंड एफ ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट इन 3D सीरीज हैज पॉजिटिव E0 वैल्यूज। कई बार लड़के लड़कियां कहते हैं ना, इधर देख, कई बार बच्चे बोलते हैं पवन सर ये क्या होता है, मेटल +2 से मेटल में जा रही है, क्या होता है। उन बच्चों को बताना पड़ता है कि मेरे प्यारे बच्चे, कोई हाई से लो की तरफ जा रहा है ना, तो इसे रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव किस एलिमेंट का होता है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन किया जा रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं कि किसी भी एलिमेंट का जो E0 वैल्यूज होती है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो किस बात पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो E0 वैल्यूज होती हैं, ये डिपेंड करती हैं दो चीजों पे। हमारे बहुत से बच्चों को पता होगा, एक तो ये इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे, और दूसरा होता है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये दोनों एनर्जी, और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या होती है? हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो अगर हम कॉपर +2 को, मैंने वैसे आंसर में बता दिया कि कॉपर +2 से जब कॉपर में जाता है तो उसकी जो E0 वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। अब बताना है कि रीजन क्यों ऐसा। तो मैं बताऊं कि कॉपर वाली केस में जो सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन का जो सम होता है, ये एनर्जी जो होती है ना, ये एनर्जी मेरे बच्चों रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है? रिक्वायर्ड। और हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज। तो ये एनर्जी रिलीज होती है। एक बात बताइए ना, आपको अगर भूख लगी है, आपको 5 रोटी का, और आपको किसी ने 2 रोटी खिला दिया, तो आपकी भूख बनी रहेगी, ठीक। तो रिक्वायर्ड वाली जो एनर्जी होती है वो ज्यादा है और रिलीज एनर्जी क्या है? कम। तो ऑब्वियसली अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, फिर से मेरे साथ बोलो, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है यहां मेरे बच्चों? रिक्वायर्ड एनर्जी यहां पे क्या है? ग्रेटर। और रिलीज एनर्जी क्या है? कम। तो जब डेल्टा एच रिक्वायर्ड ज्यादा होता है तो उस वक्त हमारा प्रोसेस कैसा होता है बेटा? बोलो, पॉजिटिव। कैसा होता है? एंडोथर्मिक। तो इसलिए E0 वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और निगेटिव कब होती है, इसका फैसला आप कर लो। जैसे बेटा कई बार क्या होता है कि जैसे Mn है, मैग्नीज ना, Mn है और एक आध एलिमेंट है, उनकी केसेस में आप देखोगे तो आपको कहीं पर निगेटिव दिखेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा निगेटिव दिखेगा। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब मेटल +2 से मेटल में जा रहा हो और अगर वहां पे हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा निगेटिव हो, तो अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा निगेटिव होगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगा? ज्यादा रिलीज। और जहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा वहां पे E0 वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव। बट तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर क्या था? पॉजिटिव की बात कर रहा था। तो आंसर मिल गया आपको कॉपर +2 से। फिर से बोलना बेटा,
बोलो यार, कॉपर +2 से कहाँ पे जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पे E0 वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और ये E0 वैल्यू पॉजिटिव आना इस तरफ इशारा कर रहा है, फिर से बोलो, इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और रिलीज एनर्जी क्या है, कम। अब कई बच्चे बोलेंगे यार सर आपने टाइम बहुत ले लिया। बच्चा क्या करूँ, बात ही ऐसी है कि कोई चीज़ समझाना है, और एक होता है आंसर खाली देना, एक होता है समझाना। तो मेरी हमेशा टीचिंग इस तरीके से होती है कि बेशक कम क्वेश्चन कराया जाए, बट जिस लेवल की भी ऑडियंस हो उसके दिल और दिमाग में आंसर उतर जाए। समझ रहे हो ना? कभी ये नहीं कि बहुत क्वेश्चन करा के क्या फ़ायदा जब बच्चा आपका सीख ही ना पाए। ठीक है, अब यहाँ पे है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स है क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, इंटेक्स में एनसीईआरटी में दिया गया है कि कॉपर +2 और कॉपर +1 आयन जो हैं, इनमें एक्वस स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन लेस स्टेबल होता है। तो इस बात को जरा एक बार क्वेश्चन आप सभी लोग लिख लें, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, ढंग से देख लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है कि जनरल अगर हम लोग बात करें, अगर हम जनरल बात करते हैं कॉपर +1 की, कॉपर +1 की अगर बात करते हैं तो ये होता है 4s0 और ये होता है 3d10। ठीक है, ये कहता है कि मैं ठीक हूं, बढ़िया अच्छा खासा स्टेबल हूं। समझे? इसको किसी ने बोला, जैसे कोई बच्चा है, मान लो कोई बंदा है गांव में अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसे शहर जाने का मन नहीं है, और कोई शहर से गया, उसे बोला भाई शहर जाने के बहुत फ़ायदे हैं, तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है, उसे बहुत मोटिवेट किया। तो कॉपर +2 जो था ना, ये नहीं चाहता था कॉपर +2 में जाना। पता है क्यों? क्योंकि इसे डर था कि मैं D9 का D10 से D10 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं। इसके दिमाग में अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि मैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं। अचानक से जब कॉपर +1 एक्वस स्टेट में आता है। किस स्टेट में आता है? एक्वस। मान लो कि कोई बच्चा बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है, बट उसे सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं, ठीक है, और वो हिम्मत नहीं कर रहा है रिस्क लेने का। कोई पीछे से आया, उसकी पीठ थपथपा के उसने बोला कि बेटा तू मेहनत कर, सारी फाइनेंशियल सारा तेरा सब हेडक मेरा, तू बस मेहनत मन लगा के पढ़ाई कर। अब उस बच्चे के अंदर बड़ी एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो हाँ है ना। कॉपर +2 था, कॉपर +1 था, एक्वस स्टेट में जब पानी के संपर्क में आया, तो जब ये एक्वस स्टेट में आता है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे बहुत हाई होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? बहुत वेरी मोर एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे लिखो, वेरी मोर एनर्जी यहाँ पे क्या होती है बेटा? रिलीज, बहुत ढेर सारी एनर्जी। ये कहता क्या पता है? कहता है कि हम इतनी एनर्जी रिलीज कर देंगे ना, कॉपर +1 से हाइड्रेशन एनर्जी जो ज्यादा रिलीज हो रही थी, इसने बोला कि तुम कॉपर +2 में चले जाओ और कॉपर में चले जाओ। ये रो रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता हूं। इसने बोला अरे भाई तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए बोलो ना। मान लो कि किसी को 50 जूल एनर्जी चाहिए, अब देने वाला हो 100 जूल एनर्जी का, तो 50 से तुम अपना काम कर लो, 50 जूल वैसे भी बच जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाना था। पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन कॉपर ने इतना बड़ा फैसला लिया। बोलो कॉपर ने कितना बड़ा फैसला लिया? बहुत बड़ा। उसने कहा नहीं, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना बेटा, वो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करती है? कंपनसेट करती है। क्या करती है बेटा? कंपनसेट। मतलब जो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड थी, ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट को कौन अपनी तरफ से एनर्जी सप्लाई कर रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ने बोला कॉपर +1 से कि भैया एक काम कर लो, तुम कॉपर +2 और कॉपर में चले जाओ। इसने बोला कैसे? बोला तुम जाओ तो सही, जो एनर्जी चाहिए मेरे से ले लेना। बोलो जो एनर्जी चाहिए मेरे से। क्योंकि जब कॉपर +1 एक्वस स्टेट में आता है, वाटर के संपर्क में आता है, तो यहाँ पे ढेर सारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी आयोनाइज होने के लिए, कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाने के लिए, वो एनर्जी क्या हो जाती है? कंपनसेट हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई कॉपर +1 इज मोर स्टेबल। फिर से बोलो, कॉपर +1 इज मोर स्टेबल, सॉरी
कॉपर +1 जो होता है वो किस में चला जाता है, बोलो कॉपर +2। तो आप बताना कि सर कॉपर +2 जो होता है वो एक्वस स्टेट में मोर स्टेबल होता है। कौन होता है बोलो, अरे बोल लो, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल इन एक्वस स्टेट। ठीक, अब देखने वालों को क्या लगेगा, कॉपर +1। ठीक है, +1 से +2 क्यों गया, तुम बताओ बेटा, +1 से +2 क्यों गया, आप बताना। सर उसको रिक्वायर्ड एनर्जी क्या चाहिए थी, जितना चाहिए थी वो हाइड्रेशन एनर्जी ने क्या कर दिया, कंपनसेट, इसलिए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, गिव रीजन। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपने देखा होगा COF6 ब्रैकेट पे -3, FeCN6 ब्रैकेट पे -4। बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी क्या है, ट्रांजिशन। बोल रहा है कि इनके पास आखिर ऐसी क्या टेंडेंसी होती है, व्हाई दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका बिल्कुल सटीक आंसर आपके एनसीईआरटी बोर्ड में लिखा है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। इसका रीजन 3 रीजन है बेटा मेन। पहला होता है, पहला रीजन मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंस ऑफ, पहला रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। बोलो बेटा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। बोलो बेटा, ड्यू टू, जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना ट्रांजिशन की साइज बहुत बड़ी नहीं होती है, ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू स्मॉल साइज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बेटा, इन जिनकी, देखो ऐसे कीटायन जिनकी साइज छोटी हो, जिनकी साइज क्या हो, छोटी, उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है बेटा। तो लिख लो, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्या बनाते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, फिर से बोलो, कॉम्प्लेक्स। कौन बनाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, तो भैया 3 रीजन थे, यही आपको रीजन। देखो डी&ए ब्लॉक में कभी भी आंसर देते वक्त कहानी बनाने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि ज्यादा लिखूंगा ना तो नंबर अच्छा मिलेगा, ये गलती नहीं करना आपको। ये सोचना है पॉजिटिवली कि अगर मैं सटीक आंसर लिखूंगा तो नंबर मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का अपना एक आंसर है, वही आंसर आपको देना है। आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको दिख कम रहा हो, अब दिख रहा होगा अच्छा। राइट द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है बेटा, हमारा जो Mn होता है ना, इसके पास 4s2 और 3d5 होता है। Mn ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, इसका एटॉमिक ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोलो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, Mn जो होता है वो +2 से लेके Mn+7 तक बनाता है। कहां बनाता है, Mn+7 तक। तो इसलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है बेटा, बताओ, Mn। कौन Mn को शो करता है, Mn एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जिनके पास अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेरे भाई एक बात बताऊं, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, दैट हैज टंगस्टन। वो टंगस्टन होता है जो बल्ब बनाने में यूज किया जाता है, टंगस्टन। दूसरे का आंसर है टंगस्टन, इसको W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हम स्कैंडियम के पास जाते हैं, माय डियर ध्यान दो, अगर हम स्कैंडियम के पास जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 21, इसके पास 4s2 3d1 होता है। अगर हम इसको बोलते हैं भैया तुम मैक्सिमम कितना, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो कि विच एलिमेंट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम जो होता है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसके पास 4s2 और 3d1 होता है। ठीक है, तो ये 4s2 3d1 होने की वजह से ये मैक्सिमम
केवल 3 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से निकाल सकता है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे S से 2 निकालेगा और D से 1। तो ये ऐसा एलिमेंट है पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में जो कि केवल क्या शो करता है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल शो नहीं करता, केवल +3 शो करता है। क्या करता है? +3। विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन Mn+3 स्टेट एंड वाई। ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी लड़के लड़कियां हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन की थोड़ी खूबसूरती कि विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। थोड़ा सा मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप अपना खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाएं। कोई बंदा है कह रहा मैं +3 में हूं, उस बंदे को बुला के बातचीत करो कि +3 में हो तो ठीक है, क्या बात है, +3 में है तो कौन सा वो हो सकता है बताइए आप सभी लोग। चलिए मान लीजिए मैग्नीज से बात करते हैं, कोई बात नहीं, मैग्नीज है। मैग्नीज भैया से बात हुआ कि एटॉमिक नंबर कितना है, ये बोले तुमको पता नहीं है, डी ब्लॉक पढ़ रहे हो, ट्रांजिशन पढ़ रहे हो, बेइज्जती करो हमारी एटॉमिक नंबर याद रखो तुम जबान पे, ठीक है। जैसे आपके डीएम, आपके जिले के डीएम का नाम सबको पता होता है, तो वही है Mn, ठीक है। Mn से कहा गया तो Mn ने बोला कि 4s2 3d5, ठीक है। अब Mn से बहुत मोटिवेट किया गया कि भैया हाथ गोड़ पैर कुछ भी जोड़वा लो, आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। Mn कहता है सुन, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा, 4s2 3d कितना हो गया 5। फिर इसको मोटिवेट करके किसी तरीके से बहला फुसला के हमने इसको Mn+3 में कर दिया। क्या कर दिया? Mn+3 में। लेकिन जैसे ही इसको हमने +3 में किया, अब ये चूंकि D4 में चला गया। कहाँ चला गया? D4। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बहला फुसला के ले गए आपको कि भैया चलो तुम चलो वहाँ पे चल के तुम्हें बढ़िया मूवी दिखाएंगे, खिलाएंगे, लग्जरी लंच कराएंगे ना। अब वहाँ ले जाने के बाद आपको कोई रिस्पेक्ट ही ना मिल रहा हो, कोई भाव ना मिल रहा हो, आपको आ जाएगा गुस्सा। आप कहेंगे इससे बढ़िया तो अपने घर पे ही था, जो घर पे बनता वही खा पी लेते। तो Mn को अचानक से गुस्सा आ गया। और जब भी किसी को गुस्सा आया है ना, जब भी किसी को गुस्सा आया है तो आदमी कुछ ना कुछ खुराफात करता है। Mn को जब गुस्सा आया, Mn ने बताया, बगल में कोई पड़ोस में बैठा तो उसने बोला कि भैया देखो हमको ही अपने गांव से हमारे लाए हैं और हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखो D4 में हम हैं, किस में हैं? D4 में। हम पहले तो अपने गांव में D5 में थे, खूब बढ़िया से दूध दही खाते थे आराम से, ठीक। ये कहे थे कि हम पिज्जा खिलाएंगे, कुछ कर नहीं रहे हैं। तुरंत किसी न किसी तरीके से Mn जुगाड़ लगा के तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है? गेन। और तुरंत सच चला जाता है Mn+2 में। कहाँ चला जाता है? Mn+2। ये तुरंत D5 में चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस घटना को रिडक्शन बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है? और एक बात बताऊं, जिसका रिडक्शन होता है ना, जिसका क्या होता है? रिडक्शन, वो बंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका क्या होता है? रिडक्शन, वो बंदा कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो बंदा अपना ऑक्सीडेशन करेगा, जो बंदा अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग। एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटा, आज मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? आज मैं आपके लिए मेहनत क्यों कर रहा हूं? आप अपने लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो, आपका टारगेट है कि मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरी सारी गलतियां छुप जाए। मेरा एज अ टीचर ये मेरा भी मन में कुछ लालच है। मैं ये चाहता हूं यार मेरे बच्चे पूरे साल मेरे से जुड़े रहें, पूरे साल मुझसे पढ़ते रहें। मेरी एक एक मेहनत, मेरा एक एक सेकंड मेरे बच्चों के नाम है। मैं उनके लिए मेहनत कराऊं ताकि जिस दिन वो एग्ज़ाम दें, उस दिन एग्ज़ाम में जब वो मेरे सॉल्व कराए हुए क्वेश्चन पाएंगे ना, तो वो मुझे दिल से इतनी दुआएं देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे। जिस कोचिंग को, जिस टीचर को बच्चों की दुआएं लगती हैं ना, उसके लिए कोई चीज़ छोटी पड़ जाती है, समझे ना। तो यही बस लालच, देखो हर आदमी का लालच है। मेरा लालच, मेरे लालच में तुम्हारा फायदा, तुम्हारे पेरेंट्स का फायदा, हमारे देश का फायदा। तो वही बात है, Mn का भी लालच था, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन गेन। तो खुद का गेन करके रिडक्शन कर दिया। अब बाकी लोगों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। क्या करता है? ऑक्सीडाइज। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों अच्छा समझ में आया होगा। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है मेरे बच्चों, बहुत बहुत जबरदस्त। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के नाम एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। बताऊं कौन सा? सेकेंड पार्ट वाला। सेकेंड पार्ट में आप सभी को सबसे पहले समझाना चाहता हूं
सभी लोग रिएक्शन देख लीजिए एक बार ढंग से, ठीक है ना। सभी लोग रिएक्शन देख लीजिए। मैं इसको आपको याद करने का तरीका इतना बढ़िया बताऊंगा, इसको बैलेंसिंग में आपको बहुत तगड़ा समझाने वाला हूं, ठीक है। सेकंड वाला पहले समझा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कंप्लेन तो नहीं करोगे? चलो आ जाओ। सेकंड वाले के लिए मेरे को ना बेटा बस क्वेश्चन आप याद कर लो, मेरे को पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप सभी लोग समझ लो, ठीक है। सभी लोग ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। सभी लोग देख लो एक बार ढंग से। ये वाला बैकग्राउंड बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, तुम लोग क्या चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक से समझना कि थोड़ा डिटेल में? हाँ, बहुत से जानते हो क्या होता है बेटा, जब बच्चों को डिटेल आप थोड़ा सा अच्छे से समझा दोगे तो शॉर्ट ट्रिक तो इंसान खुद बना लेता है। गलत बोल रहा हूं? अगर एक बार आप उसे ढंग से समझा दोगे तो शॉर्ट ट्रिक अगर उसको समझ में आ गया तो वो शॉर्ट ट्रिक खुद बना लेगा। आइए मैं समझाता हूं। Cr2O7 I माइनस है। क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में होता है और ये जाना चाहता है +3 में। कहां जाना चाहता है? +3। तो क्रोमियम खुद का रिडक्शन करता है और I माइनस में है, लो में है। कहां है? लो में। और ये जाना चाहता है I2 में। कहां जाना चाहता है? I2 में। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात हुआ कि एक काम करो, बोलो एक काम करो कि ये Cr2O7 -2 से Cr+3 में चले जाओ तो इसे बोलोगे रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलोगे बेटा? रिडक्शन हाफ सेल। फिर से बोलो रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब देखो यहां बैलेंसिंग इतना प्यार से समझाऊंगा कि एकदम तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। खुश होना चाहते हो कि नहीं पहले ये बता दो। हाँ ठीक है। अभी देखो ये भैया क्रोमियम के कितने एटम है यहां पे? बोलो ना 2। तुम कहोगे पवन सर यहां 2 कर लो। पवन सर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं एसिडिक मीडियम से एसिडिक मेथड से बताना चाह रहा हूं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H2O यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? H2O। तो जितने ऑक्सीजन यहां पे हैं, फिर से बोलो जितने ऑक्सीजन यहां पे 7 है, तो एक काम कर लेते हैं, बोलो एक काम कर लेते हैं कि 7H2O यहां पे कर लेते हैं बेटा। 7H2O यहां पे। अब देखो 7 2 14 हो गया। क्या हो गया? फिर से बोलना 7 2 14। तो यहां पे हो गया बेटा 14H+। बोलो 14 क्या हो गया? सॉरी हाँ 14 क्या हो गया? H+। देखो 7 2 क्या हो गया? 14। बाद में आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार्ज। ये देखो 14 1 14 और ये क्या है? -2। टोटल कितना आ जाएगा? 12। बोलो हाँ। ये है +3। क्या है बेटा? बोलो +2 3 6 ऐसे पढ़ो। क्या पढ़ोगे? 2 3 6 तो +6 मान लो। चलो ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 6 का। तो दोनों के डिफरेंस को, चार्ज को मेंटेन करने के लिए मुझे यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कितना बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो मैं इसे एक लाइन में लिख दूं क्या? बोलो हाँ। एक लाइन में लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 पे -2 प्लस 14 बोलो H+। फिर बोलो 2Cr+3। अब प्लस बोलो 7H2O। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो I है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या मिलेगा आपको? I- और बोलो I2। ये बेटा एक काम करें, पहले चार्ज बैलेंस, पहले I2 है तो यहाँ पे 2I कर दो। कितना करो? 2I। यहाँ पे देखो चार्ज कितना देख रहे इधर, 2 1 2, मतलब यहाँ पे टोटल -2 है और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको चार्ज मेंटेन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? चार्ज। अब आप सभी के पास दिल है ना? बोलो हाँ। उस दिल पे हाथ रख के पूछो, अगर हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, और यहाँ पे 2, तो हम कौन सी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? तो आपके अंदर से दिल से आवाज आएगी, जो कन्हैया पांडे ने बहुत दिनों के लिए किराए पे दे रखा था, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बोलो 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या बनेगा देख लो मेरे प्यारे साथियों। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6I - 3I2 + 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड। क्या मान लो? सेकंड। अब इनके लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को राइट हैंड ऐड कर लो जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड ऐड करोगे तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। बोलो भाई, Cr2O7 -2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6I-।
ठीक है, फिर एरो लगाओ, इसका लिखो क्या है 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 3I2 प्लस बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे प्यारे साथियों 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा सिस्टम बन गया दैट इज द बैलेंस इक्वेशन, आप लोगों को देखो मेरे को करने में 2 से 3 मिनट लगा, बट आपको जब ये चीज समझ में आ जाएगी ना, आप एग्जाम में बहुत कम टाइम में 1 मिनट में कर सकते हो बेटा। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो अगर आपको 1 मिनट टाइम 2 मिनट लगाना है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, लगा सकते हो ना, बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ, मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, देखिए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में कैसे लिखोगे 2Cr प्लस 3 प्लस बोलो 3I2, ठीक है। और यहां पे क्या है बेटा 14H प्लस और ऑक्सीजन कितना है O7 है, तो यहां पे आपको लिखना था 7H2O, क्या लिखना था 7H2O। ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन आ गया, क्या आ गया बेटा बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो यहां देखो अगला क्वेश्चन है MnO2 4KOH और O2। मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह बनाते हो, ठीक है ना, तो ये वहां वाला मेथड है, डाइट NCERT में दिया है, आप लोग वहां से लिख लेना इसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है छोटा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि रीजन देना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। जिंक इज नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आपसे कोई पूछे कि यार जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, आप बताना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जिंक में क्या है, जिंक के पास 4s2 एटॉमिक नंबर 30 होता है, 4s2 और 3d कितना होता है 10, तो 3d 10 की वजह से यहां पे फुल फील्ड क्या होता है हमारा d ऑर्बिटल। तो जब फुल फील्ड d ऑर्बिटल होता है, इसकी वजह से जो हमारा जिंक होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बेटा, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जबरदस्त NCERT एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, ठीक है। और वो क्वेश्चन है क्या, वो देखते हैं, आओ आइए बच्चों देखते हैं। देखिए ध्यान से, लिखा है कि आउट ऑफ Cr प्लस 3 Mn प्लस 3, आउट ऑफ Cr प्लस 3 Mn प्लस 3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा ध्यान देना प्लीज। क्रोमियम के पास जाओ, क्रोमियम कहता है प्लस 3, तो क्रोमियम के पास होता है 4s0 और ये 3d4 होता है, ठीक है। क्रोमियम से कोई कहता है ना बेटा कि जब क्रोमियम एक्वस स्टेट में होता है, थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पे, ध्यान से लिख लो इसको, क्रोमियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसके पास D4 होता है, क्या होता है D4। कोई किसी ने इसे बोला कि भैया अगर आपने D4 से D3 में चले जाओगे, एक बात बताऊं बेटा, D4 और D3 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमें कब समझ में आया था, D3 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले आपका जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था, क्रिस्टल फील्ड था ना, 3 डब्बों का सेट और ऊपर 2 डब्बों का सेट, तो वहां पे 3 डब्बों में जब एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो काफी स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है स्टेबल। तो क्रोमियम से किसी ने कहा, बोलो क्रोमियम से किसी ने कहा कि सुनो एक काम करो, तुम D4 में हो ना, बोलेगा हाँ यार तुमको तो पता है ये सब, मेरी भाई कभी कभी हमारी स्थिति खराब होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम आता है, अपने दोस्तों को रोज, हाँ भाई और क्या हालचाल है, कहाँ से पढ़ रहे है तू यार, कोई कहता है यहाँ से पढ़ लो, यूट्यूब से ये नोट्स पढ़ लो, मतलब जब हम परेशानी में होते हैं तो जो रास्ता जो दिखाता है हमें वही अच्छा लगने लगता है। तो क्रोमियम के साथ भी हुआ ऐसी तरीके का मजाक, किसी ने बोला कि भाई सुन तू एक और Cr, ये बेटा +2 है, कौन सा है बेटा +2, ये क्वेश्चन में सही कर ले +2, ठीक है। क्रोमियम से किसी ने कहा कि तुम D4 में हो, तो बोला हाँ, एक काम करो तुम D3 में चले जाओ, बोलो कहां चले जाओ D3, तो ये +3 में चला जाएगा, तो इस दौरान एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा लॉस, क्या होगा लॉस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, बोलो क्या होता है ऑक्सीडेशन।
और जिस बंदे का ऑक्सीडेशन होता है वो बंदा कैसा होता है, बोलो बे, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात बताऊं, कई बार क्या होता है कि लोग मजाक में आपके ऊपर व्यंग्य करते हैं या मजे लेने के लिए, अभी यार वो वाले नोट्स पढ़ ले। कई बार आपने किसी के सुझाव पे, जैसे हमें किसी पे भरोसा होता है ना, हम उसकी बात मान लेते हैं। तो क्रोमियम को किसी ने बताया कि तुम D4 से कहां चले जाओ, D3 में, मान लिया। लेकिन संजोग देखो उसका कि जब वो D3 में जाता है, बोलो D3 में जाता है, तो 5 डब्बे होते हैं इसके पास, डी के पास। ये D4 में था, बहुत दुखी सा, कैसा था, दुखी। फिर कन्हैया इसको किसी ने कुछ सुझाव दिया, समझे, जैसे मैं तुम्हें सुझाव देता हूं, मानते नहीं हो अलग बात है, ठीक। अब ये डी के 2 डब्बे ऊपर और 3 डब्बे नीचे। अब ये देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कहां चला गया, 3D3। तो 3D3 हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड, और ये स्टेबल हो जाता है। कौन हो जाता है, स्टेबल। तो ये D3 में जाने के बाद, फिर से बोलो, D3 में जाने के बाद अपने आप को कैसा फील करता है, अच्छा, स्टेबल फील करता है। कैसा फील करता है, बोल। तो अब लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम स्टेबल हो गए, तुम वही काम करते रहो, तुम D3 में ही रहो। तो जब ये D3 में रहेगा, बोलो D3 में रहेगा, तो उसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी यार, खुद का इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब Mn+3 के पास चलते हैं, किसके पास, +3। Mn+3 के पास लोग गए, समझे ना। मान लो कि तुमने ऐसे अपने किसी टॉपर दोस्त को फोन करा, और भाई यार एक बहुत बढ़िया नोट्स आया मार्केट में, उसको पढ़ लो। वो तुमसे तो कि थोड़ा ज़्यादा दिमाग का है, वो कह रहा है भाई तू अपना देख ले यार, ठीक है, मुझे सलाह मत दे। उसको जब किसी ने सलाह दिया Mn+3 को, Mn+3 भी D4 में था, किस में था बेटा, D4 में। इसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मेरी जिद है। जैसे मान लो कोई बच्चा आपके गांव में कोई IAS की तैयारी कर रहा है, उसे कोई कहे कि अरे यार वो एक फॉर्म निकला क्लर्क वाला, बड़ा भर्ती है, इसमें बड़ा मेरा जुगाड़ है, हम करा देंगे। वो कहेगा भाई मेरे सपने बड़े हैं, मैंने देखे हैं ना, मैं अपने सपने को बड़ा है तो मैं मेहनत करूँगा। कल को जब वही IAS PCS बन जाएगा तो लोग जा जाके उसके यहाँ खड़े होके मुलाकात करेंगे, शिष्टाचार मुलाकात, हाँ, बोलेंगे IAS के साथ बिताए हुए 2 पल। तो वो 2 पल तो आपके लिए है ना, उसका तो जीवन है, उसने सारा जीवन लगा दिया। तो Mn जिद्दी था। Mn कैसा था, बोलो, उसने दिमाग में ठान ली कि भैया जो होगा, बोलो, जो होगा, मैं D4 से D3 नहीं, मैं D5 जाऊंगा। कहां जाऊंगा, बोलो, D5। कहां जाऊंगा, बोल, D5। तो D5 जाने के लिए बंदे ने क्या किया, बोलो, रिडक्शन। क्या किया, और जब बंदे का क्या होगा, रिडक्शन, तो बंदा कैसा होगा, अबे बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, जब बंदा क्या करेगा, खुद का रिडक्शन, तो कैसा एजेंट होगा, समझ में आया कि नहीं आया, बंदा कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर, आपको डाउट तो नहीं रहेगा ना, है। तो इसीलिए मैं जीवन में कहता हूं कि थोड़ा सा लक्ष्य बनाओ और थोड़ी सी लक्ष्य बना के मेहनत करो, समझे ना। खाली दूसरों को देख के दूसरों की रील मत देखो, एक दिन खुद की रील बनो, समझे ना। दूसरों के इंस्टाग्राम की स्टोरियां देख के कब तक वो दिल वाला सिंबल बनाते रहोगे। कुछ ऐसा बनो जो तुम्हारे लिए लोग सिंबल बनाए, समझे ना। तुम्हारे लोग बताएं कि मेरा ये जानने वाला है, आज यहाँ पे है 99-98% बोर्ड में लाओ, बढ़िया मार्क्स, ठीक है, तो लोग तुम्हारे नाम का स्टेटस लगाएंगे एक दिन। गलत बोल रहा हूँ सूर्यांश, भले वो असंभव बात है लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हो तुम, ठीक है। चलो देखो, एक और क्वेश्चन जबरदस्त है। कैसा है, जबरदस्त। लोगों ने कहा कि 2 लोग हैं, Mn+2 है और Fe+3 है। बोला गया कौन बढ़िया, कौन जल्दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए इनकी कहानी आपको 2 मिनट में बताते हैं। Fe से के पास जाओ ना, 4s0 और 3d6। कई बच्चे पूछते हैं सर ये आपने 4s0 कैसे लिख दिया। अरे भाई Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कितना होता है, बोलो, कितना। तो होता क्या है, 4s2, बोलो 4s2, और 3d कितना होता है, 6। तो +2 का मतलब s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इससे किसी ने बोला कि क्या तुम +3 में जाना चाहते हो। ये कहा अरे बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा मौका है, बोलो हाँ है ना। कोई आपसे दोस्त आके बोले यार एक जगह बहुत बढ़िया पार्टी है, चलोगे क्या। गाड़ी लेके खड़ा है, तुम तुरंत कपड़ा वपड़ा बदल के आके बैठ के निकल लोगे, हैं, क्योंकि शाम को तुमको फिर स्टेटस भी लगाना है, ठीक है। तो देखो Fe+2 से कहाँ जा रहा है, Fe+3, और ये D5 में चला गया। कहाँ चला गया, D5।
और ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फील कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। मेरे प्यारे मोहन इधर देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बोल, ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बंदा कैसा बिहेव करेगा? एज अ रिड्यूसिंग। यही सेम चीज, मान लो आपके क्लास का कोई टॉपर बच्चा है, आपने कहा भाई परसों केमिस्ट्री का पेपर है, आज चलते हैं यार एक जगह बढ़िया से, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो जो अपने टारगेट के प्रति थोड़े कमिटमेंट वाले लोग होते हैं, उन्हें घूमना फिरना खाना पीना थोड़े दिन के लिए ना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो सोचते हैं कि जो करना है पहले वो करना है। तो Mn+3 के पास, Mn+2 के पास जाके ये 3d5 में, किसमें है? बोलो, 3d5 में 4s0। कितना भी किसी ने लालच दिया कि अरे यार तुम +3 में चले जाओ, चलो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, तो ये D4 में, जैसे आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक बात, अगर आप घर पे पढ़ाई सही में नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी अपना भविष्य दिखता है। और ऐसी बात नहीं, बोर्ड का एग्जाम तो आज हो रहा है, प्री बोर्ड के रिजल्ट, हाफ ईयरली के रिजल्ट, यूटी के रिजल्ट, ठीक है ना, बहुत से लोग फेल होते हैं, बहुत से, तो उन्हें पता होता है। कई बार पता होने के बावजूद कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, अब कुछ सोचते हैं कि चलो यार जैसे बीत रहा है बीतने दो। तो ये Mn जो है वो ऐसा आदमी नहीं है, इसे पता था कि अगर मैं D5 में हूं, गलती से भी अगर मैं +3 में जाऊंगा तो मैं D4 में चला जाऊंगा, और D4 क्या है? अनस्टेबल। D4 क्या है? अनस्टेबल। समझे कि नहीं समझे? तो अब बताओ कौन स्टेबल है? अब ये D6 से जाके कहां जा रहा है? D5। तो कौन जाएगा? Fe+3 जाएगा ना, +3 में कौन जाएगा? Fe+3। और Mn+2 क्या करेगा? मना, बिल्कुल सामने से मना करेगा। क्या करेगा? फिर से बोलो, कहां से? सामने, सामने से मना करेगा। कौन? Mn+2, ठीक है, कहेगा कि मैं +3 में जाना नहीं चाहता हूं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देखो ये कुछ प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है, ये प्रिपरेशन वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगा, समझे ना। ये आपको एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, प्रिपरेशन ऑफ MnO4 माइनस, और आपको मिल जाएगा Cr2O7, ठीक है। ये दोनों प्रिपरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों प्रिपरेशन को आप एनसीईआरटी से, अच्छा कई बार बताऊं कि कई अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग इक्वेशन लिखी हुई हैं, बट मेरे भाई एक काम गलती मत करना, बोर्ड एग्जाम में जो चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना हुआ है, जो इक्वेशन बना हुआ है, वही इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। यहां पे आपको मिल जाएगा, इसको दोनों चीजें, आप दोनों प्रिपरेशन क्या करना है एनसीईआरटी के लिए कवर कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, यहां पे चलो वही एनसीईआरटी वाला यहां पे बिल्कुल कॉपी कर दिया गया है, ठीक है। मैं आपको एक बार समझा भी देता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग। आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड है, क्या है बेटा? बोलो, मैग्नीज ऑक्साइड। ये सेम क्वेश्चन एक जगह और रिपीट हुआ था थोड़ी देर पहले। मैग्नीज ऑक्साइड में जब बेसिक मीडियम में O2 सप्लाई किया जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझा, मैग्नीज का ऑक्साइड है, बोलो मेरे साथ, मैग्नीज का क्या है? ऑक्साइड। उसमें क्या पास कर रहे हो? बेस। क्या डाल रहे हो? और उसकी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है? आपका पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। क्या बनाता है? बोलो, पोटेशियम मैग्नेट। मेरी बात को ध्यान से समझिए, पोटेशियम मैग्नेट जो होता है, देखो K2MnO4 जो होता है, दैट इज द, ये मैग्नेट होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नेट आयन। कौन सा? मैग्नेट। और अगर ये KMnO4 होता है, क्या होता है बेटा? बोलो, KMnO4, तो ये बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं? फिर से बोला, अबे ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। तो हमें बस यही बनाना था कि हम कैसे मैग्नीज ऑक्साइड में जब KOH और O2 मिलाते हैं तो व्हाट वी गेट, जल्दी बोलो, क्या गेट पाते हैं? जल्दी बोलो, पोटेशियम क्या पाते हैं? मैग्नेट। एक बात बताऊं, पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का होता है, और पोटेशियम जो परमैग्नेट होता है ना, वो पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का, ठीक है ना। और हम लोग फिर से याद करो, चलो MnO2 में बोलो, MnO2 में क्या मिलाया? 4 KOH। कितना MnO2 है? 2। और क्या मिलाया? O2। क्या मिलाया? O2। क्या बना? 2 टाइम्स ऑफ K2MnO4 प्लस बोल 2H2। समझ में आ गया? अब दूसरी बात बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम लोगों के पास Na2Cr2O7 है, हमें वो बनाना है, बोलो हमें वो बनाना है, किससे? Na2CrO4 से।
Na2CrO4 को बोलते हैं सोडियम, बोलो बेटा क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, फिर बोलना, सोडियम क्रोमेट। और Na2Cr2O7 को बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, फिर बोल, सोडियम डाइक्रोमेट। बस एक बात याद रखना, सुन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से सुन। जब तुम बोलो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना चाहते हो, जब तुम क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना चाहते हो तो तुम्हें एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, और उल्टा अगर तुम डाइक्रोमेट से बनाना चाहते हो क्रोमेट तो तुम्हें बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने, सुना नहीं आप लोगों ने? अरे सोडियम तो दोनों जगह कॉमन ही है। अगर मेरे भाई तुम सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना चाहते हो तो तुम्हें एसिडिक मीडियम H2SO4 कॉन्क लेना पड़ेगा। लेकिन उल्टा सोचो ना, अगर तुम डाइक्रोमेट से, बोलो अगर डाइक्रोमेट से क्या बनाना चाहते हो, जल्दी बोलो, क्या 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 क्या, हाँ, तो क्या लेना पड़ेगा? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग याद करते हो, देखो एक तो यहाँ पे सोडियम का सल्फेट भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O भी। और एक तो आपका बन रहा है सोडियम क्रोमेट में क्या मिलाया, फिर से बोलना, क्या मिलाया? H2SO4, तो बन गया आपका। ठीक है, देखो जरूरी ये नहीं बताना, जरूरी ये है कि ये सब रिएक्शन आपके जबान पे याद होना चाहिए। जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो ये मैटर नहीं करता कहाँ से याद है, मैटर ये करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। और लिख तभी पाओगे जब समझोगे, और जब समझोगे तभी तो याद होगा। बोलो, तुम देख रहे हो मेरा पिच कभी ऊपर है, कभी लो है, कभी हाई है, कोई चीज़ जल्दी बता रहा हूँ, कोई चीज़ धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे और जल्दी जल्दी बताने के पीछे रीज़न यही है कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, जल्दी से कीजिए नोट। अगला क्वेश्चन नोट करो बेटा, नोट करो क्वेश्चन। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्लियर, और व्हाट इज ड्यू टू। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर कोई D&A ब्लॉक पढ़ाता हो और ये क्वेश्चन डिस्कस करना भूल जाए ना, समझ रहे हो कृष्णा, अगर ये क्वेश्चन डिस्कस करना भूल जाए तो समझो कि वो तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, जो कि मैं कर नहीं रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझने में मुझे खुद एक आध दिन लग गया था जब मैं आपकी एज में था। कभी मैं भी तो रहा होगा 12th क्लास में। हाँ, अब जब 12th क्लास में था तो मालिक केमिस्ट्री से इतनी मोहब्बत थी, और पढ़ते पढ़ते लगता था कि जीवन में अगर केमिस्ट्री ही पढ़ाना रहे तो मैं इस काम में बड़ा खुश हूँ। मतलब मैं शायद अपने घर का पहला लड़का था जो 10th के बाद 11th 12th आते ही सोच लिया कि मुझे बस पढ़ाना ही है। कई लोग हंसते थे, भाई यार ये क्या, ये कौन सा कैरियर। मैंने कहा भाई बस पढ़ाना है। और जो मैंने अपना खुद व्यक्तिगत जीवन में ये देखा कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, हम अगर उस दिशा में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी वैसा ही होने लगता है। सारा जो सर्कमटेंस होता है आपका उसी तरफ आपको लेके जाता है। जब मैं अपने दोस्तों को लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कई दिन में समझा, मैंने एक्सप्लेन किया, उन दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई जिस दिन तू पढ़ाएगा जरूर तू दूसरों को अच्छा समझा ले जाएगा। बस वही छोटी सी बात थी जिसके सहारे मैं आगे बढ़ता गया। तो आइए लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन पढ़ाते हैं, और राशि आप बताना बेटा कि मैंने अच्छा समझाया कि नहीं समझाया। ठीक है, देखो जब आप D&A ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हो तो सबसे पहले मैं बताऊं कि लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं। जब आप एटॉमिक नंबर 58 से आगे की तरफ बढ़ते हो 71 तक, तो जितने एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज लैंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका 5D भी आता है और 4F भी आता है। क्या आता है? 5D और 4F, दोनों चीजें आती हैं लगभग। ठीक है, तो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग होता है, देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बोलो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक, तो होता क्या है इसमें लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में कि फीलिंग ऑफ 4F, बोलो मेरे साथ, फीलिंग ऑफ 4F, फीलिंग ऑफ, बोलो बोलो, फीलिंग ऑफ
4f बिफोर 5d, बोलो बिफोर 5d। आप जब 58 एटॉमिक नंबर से आगे बढ़ते हो, मतलब 58 से स्टार्ट होता है 57 के बाद, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डी में ना जाके एफ में जाना शुरू हो जाता है। कहां जाना शुरू हो जाता है, जल्दी बोलो, एफ। समझे ना? तो लेंथेनॉइड सीरीज में होता है फिलिंग ऑफ, फिर से बोल रहा हूं, सुन, फिलिंग ऑफ 4f, फिलिंग ऑफ 4f बिफोर क्या, 5d। तो फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर 4f 5d से पहले भरने लगता है तो बच्चा मुझसे बोलता है ना सर ये लेंथेनॉइड तो आपने समझा दिया, बट एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यहां पे बता रहा है कि साइज जो है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक साथ पढ़ा जाता है, साइज जो है धीरे धीरे घटने लगता है। मैं पहले बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मान लो यहां पे न्यूक्लियस है और बहुत सारी आउटर मोस्ट सेल है, बहुत सारी क्या है, आउटर मोस्ट सेल। तो बच्चा कई बार डिमांड करता है कि सर अगर 5d से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन चला गया तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूं कि मेरे जिगर के टुकड़े देखो, अगर 4f में इलेक्ट्रॉन भरता है, कहां भरता है, 4f में, तो 4f में पुअर स्क्रीनिंग होता है। 4f में क्या होता है, बोल, पुअर स्क्रीनिंग। अब बोलोगे अच्छा पुअर स्क्रीनिंग होगा तो इफेक्टिव कौन होगा, न्यूक्लियस। अबे जब न्यूक्लियस इफेक्टिव हो जाएगा तो तगड़ा खींचेगा अपनी तरफ, कौन खींचेगा, अपनी तरफ। समझे कि नहीं समझे? तो जब पुअर स्क्रीनिंग होगा, बोलो पुअर स्क्रीनिंग होगा, मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड को कोई बीच में आके उसको भड़काने लगे, बोलो क्या करने लगे, भड़काने लगे, और आपके और उसके में स्क्रीनिंग हो जाए, क्या हो जाए, स्क्रीनिंग, तो कहीं ना कहीं वो आपकी दोस्ती छोड़ के उधर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे की तरफ। लेकिन आपका किसी दिन मूड हुआ, नहीं यार पहले जैसा इफेक्टिव चार्ज लगाना है, और आपने लगा के इफेक्टिव चार्ज क्या कर दिया, खींच दिया। तो 4f के पास स्क्रीनिंग कैसा होता है, फिर से बोलो, पुअर, मतलब उसको कोई डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करता। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो इफेक्टिव चार्ज हल्का हो जाता है, और जब स्क्रीनिंग पुअर होगा, फिर से बोलना, जब स्क्रीनिंग क्या होगा, पुअर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हायर, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर है तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो ये पूछा ना कि क्या होता है उसकी वजह से। तो एक बात बताऊं बेटा कि जैसे मान लो एक होता है जिरकोनियम और हॉफमैनियम, ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सुनना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट होते हैं, सॉरी 4d और 5d ग्रुप के जो एलिमेंट, सुनो 4d सीरीज और 5d सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बोलो ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उनकी जो एटॉमिक साइज होती है वो लगभग सिमिलर होती है। क्या होती है, लगभग सिमिलर, ठीक है, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके बेटा, आज की क्लास में इतना टॉपिक कर लेते हैं। फिर से अभी आपके कोऑर्डिनेशन वाले क्वेश्चन हो नहीं पाए हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।